हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्नर्स विलेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। इस चैप्टर में हमने कुछ इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है, ये हमारे सिलेबस में है। अक्सर हर बार एक क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स का सेंट्रल बैंक के फंक्शन के ऊपर। ऑलराइट, 1 मार्क्स में सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आरबीआई के रेफरेंस में यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है। इससे पहले सेंट्रल बैंक की थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं। अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल बैंक 1935 में 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। सेंट्रल बैंक एक्ट 1934 के अंडर में, एक्ट पहले आता है, वो चीज़ बाद में आती है जिसके बारे में एक्ट होता है। तो 1934 एक्ट रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें कि 1 अप्रैल 1935 को ये स्टैब्लिश किया गया हमारा सेंट्रल बैंक। और तब ये क्या था, प्राइवेट बैंक था 1935 में। 15 साल बाद 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ और तब ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक बन गया, सेंट्रल बैंक बन गया। जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके पास, ऑलमोस्ट सभी के पास सेंट्रल बैंक होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि इंग्लैंड की, तो उसका अपना जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम अलग है। उसका नाम आप देख लीजिए यहाँ पे, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है वो चाइना का सेंट्रल बैंक है। और फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो यूएसए का है। ऑलराइट, और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई। तो ये हो गया सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन हम देख लेते हैं और उसी से लगभग क्लियर हो जाएगा कि इसके फंक्शंस क्या हैं। और आगे फंक्शंस रहेंगे, हम फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। डेफिनेशन में 4 जो टर्म है, की टर्म है, वो आपको याद रखने हैं। क्या है, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स का मतलब टॉप मोस्ट। अपेक्स बॉडी किसकी, अपेक्स बॉडी किसका टॉप मोस्ट, कंट्रोल दैट कंट्रोल्स। ऐसी अपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करता है, ठीक है। वो किसको कैसे फंक्शन करना है, इकोनॉमी को कैसे रन करना है, या जिस भी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे रन करना है, उसे कंट्रोल करेगा। ऑपरेट करेगा मतलब उसको चलाएगा भी, चलाने के जो भी नियम रेगुलेशंस होंगे वो जारी करेगा। रेगुलेट भी करता है। और डायरेक्ट का मतलब दिशा निर्देश या गाइडलाइंस भी जारी करता है कि आपको ऐसे एक्टिविटी करनी है, ऐसे आपको करना है। आपको सीआरआर डिसाइड करेगा, एवरीथिंग सीआरआर वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है directs the entire banking and monetary structure. Banking, not only banking but also monetary structure. Monetary structure का मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी फाइनेंस या मॉनेटरियल एक्टिविटी में हैं, पैसों की एक्टिविटी में, वो सारे इंस्टीट्यूशन को ये क्या करेगा, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट। तो कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट आपकी टर्म याद रखिए। आंसर राइटिंग के समय यही आपके चेक किए जाएंगे की टर्म्स जब आप आंसर लिखते हैं। तो आप इसको, ये की टर्म्स को आप याद करने के लिए आप यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट, यानी कि कॉर्ड आप याद रखिए। चारों टर्म आपको याद रहेंगे, आई होप। ऑलराइट, तो ये है सेंट्रल बैंक हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये एग्जांपल्स हो गए। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम है, कंफ्यूज मत होना। इंडिया में एक कमर्शियल बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक नहीं है, उसका नाम ही है केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आप इसको ऐसे समझ लो कि किसी पर्सन का, किसी बच्चे का नाम हो प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस ना हो, तो वो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्चुअल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। जबकि आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा है जिसका नाम तो प्रिंस नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रिंस है, ठीक है। इसका सेंट्रल बैंक नाम नहीं है आरबीआई का, लेकिन ये यही असली रियल प्रिंस है या सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बात कर चुके हैं। आते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ही आता है 3 या 4 मार्क्स में, ठीक है। तो चारों फंक्शंस जो हैं यहाँ पे, 5 फंक्शंस, वो 1 बाय 1 देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करेंसी अथॉरिटी, पहला जो फंक्शन है वो क्या है, करेंसी अथॉरिटी। यहाँ पे हम नेक्स्ट अभी इसके बाद इसको आप देख लीजिए, फंक्शन को 1 बाय 1 हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। करेंसी अथॉरिटी। सेकंड क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। द थर्ड वन इज बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। नेक्स्ट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। So now we will discuss all 5 functions of central bank 1 by 1. So here the first function is currency authority. Currency authority, currency you know very well, the money we use
करेंसी अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब एक अधिकारी है उसका, यानी एक करेंसी पे जिसका राइट है। राइट का मतलब जो उसको प्रिंट करता है, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो उसे कंट्रोल करता है, करेंसी अथॉरिटी। तो यहाँ पे देख लीजिए करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू भी कभी पूछ लिया जाता है। बैंक ऑफ इशू, इशू का मतलब कोई मामला वाला इशू नहीं, इशू का मतलब इशू करना, करेंसी इशू करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी। सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी मतलब वन एंड ओनली, और कोई नहीं इशू कर सकता एक्सेप्ट आरबीआई या सेंट्रल बैंक के अलावा और कोई करेंसी इशू नहीं कर। सोल अथॉरिटी इन द करेंसी इन द कंट्री, ठीक है। सोल इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री, ठीक है। इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। इन इंडिया आरबीआई हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स। इन इंडिया में जितने भी नोट्स या पेपर करेंसी आप देखते हो, 2000 के नोट, 500 के नोट, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, ये सारी नोट्स क्या है, आरबीआई प्रिंट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान देना कि 1 रुपी नोट एंड जितने भी कॉइन्स हैं, 1 रुपी नोट एंड जितने भी कॉइन्स हैं, 1 रुपी नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, उनको आरबीआई इशू नहीं करता है। उनको कौन इशू करता है? उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, 1 रुपए की नोट कभी मिले तो आप जितनी भी नोट होती है उस पर गवर्नर ऑफ इंडिया का साइन और प्लेस लिखी होती है। लेकिन जब आप 1 रुपए की नोट देखेंगे तो उस पर फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन नहीं बल्कि करेंसी अथॉरिटी क्या है, उसका काम क्या है। तो जो आरबीआई है वो करेंसी प्रिंट करता है। तो आप लोग सोचते होंगे जब आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है, इंडिया का ही है, तो वो ज़्यादा सी करेंसी क्यों नहीं प्रिंट कर देता है? तो ज़्यादा से करेंसी प्रिंट नहीं की जा सकती है। करेंसी प्रिंट करने के लिए क्या होता है कि उसके बराबर, करेंसी के बराबर गोल्ड या कुछ सिक्योरिटी या फॉरेन सिक्योरिटीज जो होती हैं, फॉरेन करेंसीज होती हैं, उनको उसके बराबर रखना पड़ता है। लेकिन अभी इस समय एट प्रेजेंट जो चल रहा है, पहले था मिनिमम, पहले जो था वो रिजर्व सिस्टम था, यानी कि 1000 की अगर करेंसी जारी की गई तो 1000 का गोल्ड या फॉरेन सिक्योरिटीज, दूसरी सिक्योरिटीज या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो रखना पड़ता था। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया जा रहा है, यानी कि 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व बना लिया गया है और इसके बाद कितनी भी करेंसी प्रिंट की जा सकती है। अब जो करेंसी प्रिंट की जाती है, एक बार 200 करोड़ का वैल्यू का गोल्ड रख लिया गया है, अब करेंसी कंटिन्यूस प्रिंट की जाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि गोल्ड, उसके जितनी भी करेंसी प्रिंट करेंगे उसके बराबर का गोल्ड रखना पड़ता था। ऑलराइट, क्यों रखना पड़ता था? ताकि लोगों का जो बिलीव है वो बना रहे कि क्योंकि आपके पास जो नोट है, 100 रुपए का नोट है, एक्चुअल में वो पेपर है, ठीक है। अगर उसे फाड़ देंगे तो वो कोई काम का नहीं, वो कागज है केवल, वो बेकार है केवल, ठीक है। तो उसके पीछे गवर्नमेंट है, उसके पीछे आरबीआई है। आरबीआई उस पर लिख रहा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है, इसलिए है। तो उसमें लोगों का बिलीव कैसे हुआ, लोग कैसे मान ले कि आप जो कह रहे हो, चलो हम कैसे मान ले? तो गवर्नमेंट, आरबीआई कहती है कि हमारे पास इतना गोल्ड है, अगर नोट नहीं चलेगी तो हम आपको गोल्ड देंगे उतना। इस बेसिस पे वो शपथ लिखता है आपकी नोट पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये करेंसी अथॉरिटी हो गई। तो जो भी लायबिलिटी है नोट की, 100 रुपए देने की लायबिलिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है, ठीक है। आरबीआई लायबल है उसके लिए। आते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का बैंक, यानी कि जिस तरह से हमारा बैंक है, कमर्शियल बैंक, एसबीआई, यूबीआई और जो भी कैनरा बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी है, वो क्या है, जिस तरह से हमारे बैंक होते हैं उसी तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है। यानी कि वही चीज़ें होंगी जो हम, जैसे हम अकाउंट खोलते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं, तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सेंट्रल बैंक के पास उसका अकाउंट है, करंट अकाउंट खोलती है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके जो बैलेंसेस हैं उसको जो उसमें मेंटेन करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंक का काम करेगा, एजेंट भी उसका एजेंट भी काम करेगा और फाइनेंस से रिलेटेड उसे एडवाइस भी देगा, ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। हाँ, ऐसा मत सोचना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सेंट्रल बैंक हो गई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी स्टेट बैंक की बैंक नहीं है, ठीक है। तो हर स्टेट का, जितने भी स्टेट्स हैं, सबके लिए सेंट्रल बैंक ही एज ए बैंकर काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि इसके काम। इसमें क्या क्या है? इट मेंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग द
देयर कैश बैलेंस, किसका, गवर्नमेंट के कैश बैलेंस को मेंटेन करने के लिए करंट अकाउंट खोलता है भारत सरकार के नाम से, ठीक है। इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट हैं और उनके लिए पेमेंट भी करता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई इस इंस्टीट्यूशन को आप इतना पेमेंट कर दो, तो आरबीआई उसको पेमेंट कर देगी, ठीक है। इट आल्सो गिव्स लोन एंड एडवांस, ये गवर्नमेंट को लोन भी देती है। अब ये सोचना और समझना बड़ा डिफिकल्ट और कठिन लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लोन लेना पड़ता है। जी हाँ, लोन लेना पड़ता है और वो आरबीआई से लेती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदेशों से भी लोन ले सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों से, हम लोगों से भी लोन ले सकती है सिक्योरिटीज के थ्रू, और एडवांस भी लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो फंक्शन, तो इन दोनों फंक्शन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बाकी के 3 फंक्शन भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो तीसरा थर्ड फंक्शन यहाँ पे है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। और थर्ड फंक्शन हम डिस्कस करेंगे और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये वाला फंक्शन बहुत बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, इसको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक का मतलब जिस तरह से हमारे लिए कमर्शियल बैंक, हमारा बैंक का काम करता है, उसी तरह से बैंकों के लिए, कमर्शियल बैंकों के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक की तरह काम करता है। यानी कि सारे कमर्शियल बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक में होगा, सारे कमर्शियल बैंक वहाँ पे पैसा अपना बचा हुआ है तो जमा करते हैं और बल्कि उससे लोन भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मेजर 3 चीज़ें हैं जिनमें बैंकर्स बैंक के फॉर्म में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या जितना भी पैसा आता है कमर्शियल बैंक्स के पास, उसका कुछ परसेंट सेंट्रल बैंक के पास एज ए रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन सभी कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व को कस्टडी अपने पास में रखता है। क्यों रखता है ये समझ लीजिए, एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखता है। तो वो हो गया कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब कमर्शियल बैंक को भी पैसों की ज़रूरत होती है, सपोज कि सफिशेंट इनके पास डिपॉजिट नहीं आया है या पैसों की ज़रूरत है इनको, तो ये सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। नेक्स्ट क्या है, क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस क्या होते हैं, क्लियरिंग हाउसेस आप देखेंगे जब चेक जारी किया जाता है तो एक बैंक जब दूसरे बैंक का चेक जारी करती है तो क्या होता है कि लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्लियरिंग हाउस होता है। तो जैसे 3-4 बैंकें हैं, उन सब के क्लियरिंग हाउस जो चेक्स हैं वो आके क्लियरिंग हाउस में आएंगे। क्लियरिंग हाउस में क्या होता है, वो एक बैंक दूसरे बैंक का पेमेंट हो जाता है वहाँ से। क्यों हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक सपोज कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूबीआई है, ठीक है, यहाँ पे एसबीआई है, हमने 2 बैंक लिए, ठीक है। एसबीआई का चेक यूबीआई क्यों देगा, कि दूसरे बैंक का चेक, इसके पास पैसा तो जमा नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा है, ठीक है, दोनों बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा है। तो आरबीआई क्या करता है, इस चेक को यहाँ पे ये आरबीआई ने बना रखा है क्लियरिंग हाउस, ठीक है, क्लियरिंग हाउस। तो ये चेक जब इस एसबीआई का चेक या एसबीआई में यूबीआई का चेक आएगा तो क्या करेगा, आरबीआई पेमेंट कर देगा यूबीआई को। क्यों, क्योंकि एसबीआई का पैसा आरबीआई के पास है, उस पैसे से इसको कर देगा। इसी तरह से अगर इसका चेक आएगा यहाँ पे तो ये इसके पैसे से इसे यहाँ पे पेमेंट कर दिया जाएगा। ये होता है क्लियरिंग हाउस। लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्लियरिंग हाउस होता है। इसीलिए आप देखोगे कि अगर सेम बैंक का चेक है तो वो बहुत जल्दी विदिन 1 डे क्लियर हो जाता है, लेकिन दूसरे बैंक का जो चेक है, क्योंकि उसमें आरबीआई को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए वो टाइम लेता है। तो ये हो गया क्लियरिंग हाउस। सुपरवाइजर में क्या है, जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों के लिए सुपरवाइजर या रेगुलेशन का भी काम करता है। जैसे बैंक को लाइसेंस किसको देना है, किसका लाइसेंस कैंसिल कर देना है, कौन सी बैंक अपना ब्रांच एक्सपेंशन करना चाहती है तो उसके लिए भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो अपना वाइंड अप करना चाहती है तो भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मर्ज करना चाहती है तो भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। और वाइंड अप करना चाहती है, और मैनेजमेंट और लिक्विडिटी का मतलब कितना पैसा उसके अपने कैश में रखना है, ये सारी चीजें आरबीआई कंट्रोल करता है, देखता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें है, हम ये जो फोर्थ है ना, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टडी मतलब कहेंगे ना इसको कस्टडी में ले लो, तो कस्टडी में लेने का मतलब अपने कंट्रोल में, अपने अंडर में रखना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो भी फॉरेन करेंसीज हैं, जो बहुत ही रिनाउंड या बहुत ही स्टैब्लिश करेंसीज हैं, लाइक डॉलर, लाइक पाउंड, लाइक यूरो, ठीक है, तो इन करेंसीज का रिजर्व मेंटेन करना होता है, रिजर्व आरबीआई को अपने पास। जैसे इस समय अराउंड $6 बिलियन
$6 बिलियन हमारे पास रिजर्व है, कैश रिजर्व। लेकिन अभी मई 2022 की बात हम कर रहे हैं तो एट प्रेजेंट जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका ने के जो नए पीएम है उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल है। 1 दिन का पेट्रोल का मतलब उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, पेट्रोल दुनिया में है, परचेज कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन का एक्सचेंज होना चाहिए उनके पास। इसीलिए इंडिया के पास भी हर एक कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर रखने चाहिए। इसी तरह से 1991 में हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, 1991 के समय पे इंडिया के पास लगभग 7 दिन का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था। ठीक है, तो ये सिचुएशन, फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए बाहर से जो गुड्स मंगाते हैं उसके लिए जरूरी होता है हमारी इकोनॉमी को स्टैब्लिश रखने के लिए। तो क्या है, दिस फंक्शन एनेबल द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का रीजनेबल कंट्रोल, ऐसा नहीं बहुत सारा इकट्ठा कर लिया या पूरा खत्म करते, रीजनेबल कंट्रोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन है, एक नियम है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रूटेड थ्रू आरबीआई। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होंगे वो आरबीआई के थ्रू होने चाहिए। ठीक है, आरबीआई के थ्रू क्यों होने चाहिए, क्योंकि इससे जो है स्टैब्लिश बैंकिंग जो इट हेल्प्स द बैंक टू स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी की एक्सटर्नल जो वैल्यू है उसको रेगुलेट या स्टेबलाइज करने में। जैसे इस समय रुपए की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा डाउन हो गई है, मतलब हिस्ट्री में इतना डाउन नहीं हुआ है, अराउंड 77 रुपए इज $1 हो गया है, 76 ना। तो क्या है, अभी आपने देखोगा आरबीआई ने तुरंत रेपो रेट बढ़ा ली है, बहुत समय के बाद बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई है, ताकि रुपए की वैल्यू को मेंटेन किया जा सके या रोका जा सके, गिरने से रोका जा सके। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। इट हेल्प्स टू नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबका लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो कभी कभी जैसे हमारा जो है ज़्यादा खर्चा हो गया है, इनकम कम हुई है, तो उसको मेंटेन करने में हमें ये जो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी हेल्प से हम उसमें बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम नेक्स्ट जो लास्ट ऑफ इसका फंक्शन है मनी सप्लाई का कंट्रोल, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।